नमस्कार, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र, मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी आयुष और साथ ही साथ हराना कहेंगे या धोना कहेंगे, इसी पर डिस्कस करेंगे। जिस तरह से भारतीय टीम ने पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी के मैच में पटक पटक कर धोया है, मतलब 6 विकेट से हराना वो तो एक चीज़ है, 45 गेंद पहले मुकाबले को जीत लेना दूसरी चीज़ है, और उससे बड़ी चीज़ ये है कि पूरे के पूरे मैच में एक ओवर भी ऐसा नहीं था, 100 ओवर के मैच में एक ओवर भी ऐसा नहीं था जब पाकिस्तान को यह लगा हो कि वो इस मुकाबले को जीत सकता है। था क्या एक भी ओवर था? नहीं था। राइट फ्रॉम द बॉल गो, कभी भी ऐसा। चलिए, तो इसी पर बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको खबर बता देते हैं कि भारत ने पाकिस्तान को 6 विकेट के बड़े अंतर से हराया है। 43वें ओवर में ही भारत ने पाकिस्तान को मात दी और भारत के सामने जो लक्ष्य था वो था 242 रन का। भारत ने 4 विकेट खोकर 42.3 ओवर में इस लक्ष्य को बहुत ही आसानी से हासिल किया। साथ ही साथ हासिल की चैंपियंस ट्रॉफी की अपनी लगातार दूसरी जीत, और साथ ही साथ लगभग पक्की कर ली अपनी सेमीफाइनल में जगह। लेकिन जो बात अभी हमने बहुत शुरुआती उस पर की थी, उसी को थोड़ा विस्तार देते हैं। पूरे मैच में कभी भी किसी भी समय आपको ऐसा लगा, एक ओवर भी ऐसा लगा आयुष की ये मैच जो है वो पाकिस्तान के पक्ष में जा रहा है? भले ही जब रिजवान और सऊद की साझेदारी चल रही थी, रन्स जुड़ रहे थे, लेकिन रनों की रफ्तार इतनी धीमी थी कि कहीं से लग नहीं रहा था कि ये रन्स जो है वो खतरा बनने वाले हैं। सर बिल्कुल, मैं तो कहूंगा कि बांग्लादेश बल्कि ज्यादा टक्कर वाली टीम लगी, उन्होंने ज्यादा परेशानी में डाला, उनकी गेंदबाजी यूनिट ज्यादा बेहतर नजर आई, उनका स्पिनर बेहतर नजर आया, और बल्लेबाजी भी मतलब अगर शायद 5 विकेटें आपके 36 रन पे गिर जाएं, उसके बाद आप इतनी लंबी पार्टनरशिप स्टिच कर दें 155 150 रन के ऊपर की, तो मुझे लगता है वो फिर भी समझ में आता है, वहां पे आप गेंदे लें। पाकिस्तान तो बिल्कुल ही अजीब तरीके की क्रिकेट खेला, कोई एकदम क्लूलेस नजर आई टीम ग्राउंड पे, कोई स्ट्रैटेजी नजर नहीं आई। ऐसा भी नहीं था कि टीम इंडिया ने कोई बहुत ज्यादा विकेटें ले ली हो। बाबर आजम बड़े अच्छे नजर आए, चलिए आउट हो जाते हैं, एक और विकेट आपकी गिर जाती है। 2 विकेट गिरने पे ओडीआई क्रिकेट में क्या हम इतना ज्यादा शेल्फ में चले जाएंगे कि सीधे 40 ओवर के बाद हम बड़े शॉट लगाने के लिए एक्टिवेट होंगे? मुझे नहीं लगता है। और अगर इस तरीके की बात है तो आप फिर कम से कम नहीं तो 10-12 साल पुरानी क्रिकेट खेल रहे हैं, और ये आपको इंट्रोस्पेक्ट खुद करना पड़ेगा एज ए टीम। अभी भी वो कह रहे थे पोस्ट मैच में कि उनका टारगेट था कि 270-80 वाली ये विकेट है। अगर आपका टारगेट ही 270-80 की विकेट है तो आज की डेट में तो 270-80 तो बड़े नॉर्मल से स्कोर है ओडीआई क्रिकेट की अगर बात करें तो। जिस तरीके से मैच खेला, रिजवान और साउथ शकील अच्छा खेल रहे थे, विकेटें अपनी नहीं गंवाई, लेकिन इतनी ज्यादा डॉट गेंदे स्ट्राइक रोटेट नहीं कर पाना मिडिल ओवर्स में। बाउंड्री तो चलिए दूर की बात है, बाउंड्री नहीं जा रही थी, बहुत सारी दिक्कतें थी। मतलब ऐसा लगा कि जैसे जिस तरीके से वो दोनों खेल रहे थे सर, लगा कि 5 विकेटें कम से कम गिर चुकी हैं और इसके बाद कोई अगला बैट्समैन बचा नहीं है। उस तरीके से डिफेंसिव अप्रोच के साथ कि भाई विकेटें यहां से ना गिर जाए, जितना बना लेंगे वो बोनस रन है, इस तरीके के माइंडसेट के साथ खेलेंगे तो यही होगा कि आप अगर 270-80 सोच के खेलेंगे तो 240-41 पे टीम आपकी सिमट जाएगी। बिल्कुल सही बात है सर, 100% अग्रीड कि पहली गेंद से लेके आखिरी गेंद तक एक ओवर आप कह रहे हैं सर, मैं तो कहूंगा एक गेंद पर ऐसा नहीं लगा कि पाकिस्तान की टीम कहीं पर भी टीम इंडिया के ऊपर हावी है या चढ़ने की कोशिश करिए। पूरे मैच में टीम इंडिया का ही दबदबा नजर आया, क्लियर कट। और इसीलिए मुझे लगता है कि सर वर्ल्ड क्रिकेट में जो डिफरेंस है ना इंडियन क्रिकेट और पाकिस्तान क्रिकेट में, शायद वो इस मैच के रिजल्ट से भी समझ में आ गया कि टीम इंडिया कहां स्टैंड करती है अपनी प्रिपरेशन से, अपनी तैयारियों से, अपनी बेंच स्ट्रेंथ से, खिलाड़ियों की स्किल वाइज, और पाकिस्तान कहां आज की डेट में खड़ी है वो शायद एग्जैक्ट समझ में आ गया इस मैच के रिजल्ट से। बिल्कुल, और मैं कह रहा हूं 270 ले लीजिए, 30 रन दे दिए हमने, बिल्कुल 270 बना के क्या जीत जाते? बिल्कुल नहीं जीते। अभी 45 गेंदें थी, मतलब ये नहीं कि कोई 10 गेंदें थी और आप कह रहे हैं कि अगर हमने 270 बनाया होता। वही बात है जो हम लोग कल कर रहे थे ना, कि पाकिस्तान की टीम 260-270 रन की टीम थी और वो अब भी 260-270 रन की टीम है। बिल्कुल फर्क ये है कि पहले 260-270 में जो उनके गेंदबाज थे वो फाइट करते थे, वो आपको शुरुआती कामयाबी दिलाते थे, वो मैदान में आपको वापसी का रास्ता दिखाते थे। जहां जैसे जैसे गेंदबाजी सामान्य होती चली गई, वो 260-270 का जो टारगेट था वो बहुत छोटा लगने लगा, और उस पर भी आप वहां तक भी नहीं पहुंच पाए, आप तो 240 तक ही रह गए। चुटकुला चल रहा था सोशल मीडिया में कल कि आईसीसी के मतलब जो अंपायर्स हैं वो आईसीसी को बहुत कोस रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनसे कहा गया था कि वनडे में अंपायरिंग करनी है और यहां तो टेस्ट मैच खेल रहे हैं ये प्लेयर्स। तो जिस तरह की बल्लेबाजी हुई वो बल्लेबाजी निहायत ही सुस्त, और कोई अप्रोच नहीं दिखा, जो आप कह रहे थे ना, कोई स्ट्रैटेजी नहीं थी। भारत के खिलाफ हम मैच खेलने जा रहे हैं,
चैंपियंस ट्रॉफी का मैच है, हमारे लिए मस्ट विन मैच है, हम 260 270 टारगेट करेंगे। मतलब मुझे लगता है कि हमारे आसपास जो यूनिवर्सिटीज है ना हमारे ऑफिस के, उनकी टीम भी जाती तो सोचती कि 350 350 रन बनाए ताकि कम से कम प्रेशर में तो डालें। भारतीय टीम का जिस तरह का बैटिंग लाइनअप है उसमें अगर आप 350 रन बनाकर भी सोच रहे हैं कि आप दबाव में डालेंगे भारतीय टीम को, तो वो जरा मुश्किल काम है। अब इसका नतीजा क्या हुआ दिखाइए जरा अपडेट, जो ये बताता है किस तरीके से पाकिस्तान पर अब चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर होने का खतरा मंडरा रहा है। पाकिस्तान के कप्तान मान भी गए हैं लगभग, उन्होंने कहा कि अब तो हम लोग लगभग बाहर ही हैं, और जो अब होगा वो दूसरी टीमें जो करेंगी उस पर डिपेंड करता है। ग्रुप ए में है पाकिस्तान की टीम, सबसे नीचे है पाकिस्तान की टीम ग्रुप ए में, और 2 जीत के साथ भारतीय टीम इस पॉइंट टेबल में नंबर 1 पर है। बांग्लादेश की टीम की अभी आयुष बात कर रहे थे कि बांग्लादेश कहीं बेहतर फाइट किया उसने भारत के खिलाफ, वो दिखाई भी दे रहा है। पॉइंट टेबल में भी बांग्लादेश की टीम जो है पाकिस्तान से बेहतर है। पाकिस्तान का अगला मैच 27 फरवरी को बांग्लादेश से है। हालांकि इस मैच में जीतने का मतलब कतई ये नहीं है कि पाकिस्तान की टीम जो है वो सेमीफाइनल में पहुंच जाएगी, बल्कि उसके पहुंचने के चांसेस अब मतलब वो सिंगल डिजिट में ही रह गए हैं कि बहुत बड़ा कोई रन रेट का खेल हो जाए जैसा आईपीएल में होता है प्लेऑफ के समय में। वरना मान के चलिए ये कितना मतलब इससे ज्यादा अफसोसनाक पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस के लिए क्या होगा कि लगभग 3 दशक के बाद पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी यानी आईसीसी के किसी टूर्नामेंट की मेजबानी मिली। जिस समय आईसीसी के इस टूर्नामेंट की तैयारी की जानी चाहिए थी हर तरह से, खिलाड़ियों के लिहाज से, उसके बेहतर ऑर्गेनाइज करने के लिहाज से, उस समय पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड किस बात पर अटका हुआ था? भारत नहीं आएगा तो हम भी नहीं जाएंगे, हम उनका झंडा नहीं लगाएंगे, हम हाइब्रिड मॉडल पर नहीं खेलेंगे। और ये तब है जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अच्छी तरह जानता था कि होना अल्टीमेटली वही है जो बीसीसीआई चाहेगा। इतनी ताकत तो और इतने तर्क तो बीसीसीआई के पास है कि वो अपनी बात मनवा लेगा। क्या ये फोकस से शुरू से ही टीम और बोर्ड हटा रहा? कहीं पर भी जीत या अच्छा परफॉर्मेंस प्रायोरिटी में ही नहीं था? अगर प्रायोरिटी में होता तो शायद इतनी बुरा हालत नहीं होती। सर पिछले 15 साल से ये कभी प्रायोरिटी नहीं रही है, समझ में तो यही आता है। अपनी क्रिकेट, अपनी क्वालिटी ऑफ क्रिकेट को डिग्रेड खुद पाकिस्तान क्रिकेट कर रहा है, वरना ग्लोरी तो इनकी भी कमाल की रही है क्रिकेटिंग टर्म्स में अगर बात करें तो। बेहतरीन टीम रही है, शुरू से भारत को टक्कर दी है, वर्ल्ड क्रिकेट में इनका नाम हुआ करता था, लेकिन अब अपनी फजीहत कराने के लिए नए नए पैंतरे, नए नए तरीके खोजते रहते हैं, और ये भी उनमें से एक है। मुझे कोई शौक नहीं लगा क्योंकि वहां पे इस तरीके से ही चलता है। वहां पे पहले भारत नहीं आएगा तो हम ये करेंगे, वो सारी चीजें कर ली, अपने क्रिकेट की बेहतरी के लिए कुछ भी नहीं किया। इतना बड़ा देश है, इतने सारे लोगों का पॉपुलेशन है, इतनी सारी क्रिकेट खेली जाती है, ढंग के एक तेज गेंदबाज नहीं निकाले जा पा रहे हैं जो टेस्ट क्रिकेट की गेंदबाजी करते हो प्रॉपर लेंथ पे। वही हारिस रऊफ के साथ घुसे जा रहे हैं जिनको गेंदबाजी करानी भी है, पता नहीं कितने फिट हैं वो, कितने नहीं है वो, समझ से परे है। एक पिंच हिटर उनको आज तक नहीं मिल पाया। बाकी टीमें कहां से कहां पहुंच गई कि सबके पास नंबर 4 के बाद ऐसे ऐसे हिटर्स हैं जो लास्ट में आके लगभग आखिरी 10 ओवर में आपके लिए 100 रन बना के दे सकते हैं। हर टीम के पास वो चीजें आ चुकी हैं, इनके पास आज तक एक पिंच हिटर नहीं आई। अभी भी उसी बाबर रिजवान पे अटके हुए हैं। पता नहीं कितने और आईसीसी टूर्नामेंट्स गंवाने के बाद, हारने के बाद इनको समझ में आएगा कि ये लॉजिक, ये टीम काम साथ नहीं दे रही है। पाकिस्तान की टीम का इतिहास उठा के देख लें, जब भी इन्होंने कोई टूर्नामेंट जीता है, चाहे 2009 की बात हो, चाहे 2017 चैंपियंस ट्रॉफी की बात हो, चाहे पुरानी बात हो, जब भी इन्होंने जीता है, 92 का वर्ल्ड कप भी आप ले लें, हमेशा एक यंग टीम वहां पे गई है और उसने परफॉर्म किया है। 2017 चैंपियंस ट्रॉफी में सारे यंग लड़के थे और एक आधा सीनियर प्रोज थे, लेकिन अच्छे खासे यंग। ये लगातार एक ही टीम के साथ परसिस्ट कर रहे हैं जो रिजल्ट भी नहीं दे रही है, फिर भी ये सारी चीजें हो रही है। और सर सोशल मीडिया पे एक बेहतरीन वीडियो कल से सर्कुलेट कर रहा है जहां पे पाकिस्तानी फैंस जो हैं वो बहुत लिटरली बस वो रोया नहीं इंसान, उसके अलावा उसने सब कर दिया। और वो रोते हुए कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा मेहनत की है, बहुत पैसे खर्च किए हैं और जैसे तैसे टिकटें मिल भी नहीं रही थी, कहीं कहीं से अरेंज करके सारे पैसे लगा के इतनी महंगी महंगी टिकट लेके आया था और इनसे बिल्कुल इंटेंट भी नहीं दिखाया जाता। इतना बुरा फील होता है। सही बात है, 1996 के बाद पहली बार ऑर्गेनाइज करने का मौका मिला पाकिस्तान को। वैसे ही सिक्योरिटी रीजंस की वजह से इतना परेशान रहता है देश और इनको ऑर्गेनाइजर बनाना आईसीसी के लिए एक बहुत रिस्की फैसला था। बिल्कुल, उसके बावजूद जैसे तैसे आपको मिल गई, चलिए ऑर्गेनाइज करने की एक अपॉर्चुनिटी। उसके बाद इस तरीके का गेम प्ले मतलब बहुत ज्यादा निराश करने वाला है।
है। लोगों तक का ये कहना था सर कि एटलीस्ट फाइट तो देते, कोशिश तो करते। जितनी डिफेंसिव अप्रोच के साथ गए, फील्डिंग इतनी खराब, लगातार बैक टू बैक आप देखेंगे कैचेस ड्रॉप कर रहे हैं, इजी कैचेस, गेंदबाजी में कुछ नयापन नहीं, कप्तानी में कोई स्ट्रैटेजी नहीं। कहां जा रही है पाकिस्तान की टीम? मैं तो कहूंगा कि सर एक इंडिया पाकिस्तान की हाइप क्रिएट हुई है, वरना टक्कर तो मुझे लगता है बांग्लादेश ज्यादा बेहतर देगी, अफगानिस्तान ज्यादा बेहतर देगी टीम इंडिया को। बिल्कुल, और हरभजन सिंह ने यह बात कही थी मैच से पहले। हरभजन सिंह ने बहुत साफ शब्दों में कहा था कि जबरदस्ती की हाइप क्रिएट कर दी जाती है, पाकिस्तान की टीम कहीं टिकती ही नहीं है भारत के सामने, और फैक्ट है कि कहीं नहीं टिकी। मैं जो थोड़ी देर पहले कह रहा था ना आयुष, अगर वो जो फैंस गए थे पैसे खर्च करके वहां पर मैच देखने के लिए, अगर आपने मैं कह रहा हूं 300 के लिए प्रयास करते, 325 के लिए प्रयास करते, क्या होता? 150 पे आउट हो जाते। बिल्कुल, बिल्कुल। हारना तो तब भी था, हार तब भी आप जाते, लेकिन कम से कम ये तो रहता कि हाँ हमारे बल्लेबाजों ने जाके वहां इंटेंट दिखाई। वो सर 240, 241, 42 रन चेस करने के लिए रोहित शर्मा उतरे हैं, पिच फंसी हुई है, उसके बाद भी जिस तरह की बल्लेबाजी भारतीय टीम ने की है। जब मैं मजाक कर रहा था न्यूज रूम में कि भाई यही पिच तो थी जिसपे कहा जा रहा था कि बहुत रुक के गेंद आ रही है, तो वो कहां चली गई? वो बॉल रुकना अचानक क्यों बंद हो गई? तो शायद कई बार हम कहते हैं ना क्रिकेट दिमाग में भी खेली जाती है, वो दिमाग से ही निकल चुकी है पाकिस्तान के। वो क्रिकेट वहां पर है ही नहीं, प्राथमिकता में जीतना नहीं है, प्राथमिकता में सिर्फ एक रस्म अदायगी है कि टूर्नामेंट है, चलो खेल लेते हैं। चलिए विराट कोहली ने क्या किया ये आपको बता देते हैं कि किस तरह का उनका शानदार शतक रहा, साथ ही साथ कई सारे रिकॉर्ड्स उनके कब्जे में आ गए। शानदार शतक लगाया 111 गेंद पर, और उस पर भी बातचीत करेंगे अभी। 2.5 घंटे करीब क्रीज पर रहे विराट कोहली, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था, और इस पर उन्होंने क्या कहा ये भी हम आपको आगे शो में बताएंगे। वनडे करियर में 14,000 रन पूरे कर लिए, और अंतर्राष्ट्रीय करियर में 82वां शतक उनका आ गया। मतलब रिकॉर्ड दर रिकॉर्ड, और फिर वही वाली बात कि मैं रिकॉर्ड हूं, आ गया हूं, टूट जाऊं, और फिर विराट कोहली मुस्कुरा कर कहते हैं हाँ भैया टूट जाओ। बड़ी मतलब शरारत भी की पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने, आपने देखा होगा, बाएं छोड़ दिया, जबरदस्ती का वाइड फेंका गया, कोशिश यही थी। मतलब उससे क्या ही फायदा मिलना था पाकिस्तान को पता नहीं, लेकिन वो कहते हैं ना सैडिस्टिक प्लेजर कि आपको हम शतक नहीं बनाने देंगे। विराट ने कहा कि वो लिखा हुआ है कि जो ऊपर वाला जो चाहता है होता वही है, शतक लिखा था, शतक बना, और रिकॉर्ड सामने है। और ऊपर वाले के अलावा मेरे टीममेट्स भी चाहते हैं कि मेरा शतक हो। हाँ। और तुम चाहे कितने भी वाइडें फेंक लो, मेरे टीममेट्स रन बनाएंगे ही नहीं, फिर सारी गेंदें ब्लॉक कर देंगे। मैं तो तारीफ करूंगा जिस तरीके से लास्ट मोमेंट पे श्रेयस अय्यर 50 रन बनाने के बाद स्लो हुए। उनको पता था कि विराट को थोड़ा सा रन बनाने की कोशिश करने देनी चाहिए। और देखिए इसमें कोई बुराई की बात नहीं है। मैं कहता हूं सर कि जो टफ टाइम था जब विकेट गिरा, वहां पे शायद अगर विराट का या एक आधा विकेट और गिर जाता तो हम बहुत ज्यादा मुश्किल में आ जाते। टफ टाइम को विराट ने सी ऑफ किया बड़े आराम से। टिपिकल विराट कोहली इनिंग हमें समझ में आई, जहां पे बॉल को जाने दिया, सिंगल डबल के साथ स्ट्राइक रोटेट किया, धीरे धीरे पारी को आगे बढ़ाया, और उसके बाद जब एकदम इजी विन हो गई हमारे लिए, तो बिल्कुल वो वाई नॉट की जब अगर आप 80, 85, 90 तक पहुंचते तो क्यों नहीं आप 100 तक पहुंचे, और जीत में एक और वो फेदर इन द कैप वाली बात हो जाए कि विराट कोहली का शतक हो जाए। अक्षर पटेल ने 4 गेंदें खेली, 3 रन बनाए, बिल्कुल कोशिश भी नहीं की कि कोई शॉट लगाने की, जबकि ऐसा हो सकता था। और मतलब अबरार अहमद सर, मैं कहता हूं विकेट लेने के बाद वो किस तरीके का रिएक्शन था और क्यों था? वो 2 रिएक्शन, एक उनका और एक शाहीन शाह अफरीदी का रोहित शर्मा को आउट करने के बाद। ऐसा लगा कि रोहित शर्मा का तीसरा विकेट लिया है उन्होंने, मतलब एक मैच में, और भारत एकदम हारने वाला है। और ये समझ से परे था सर, मतलब वो रिएक्शन। इनफैक्ट अबरार का तो देखिए, नॉर्मली एक बॉल आई, विराट ने डिफेंस किया, बॉल उनके पास गई, विराट क्रीज में अपने चीजें देखने लगे, बॉल थ्रो करते हैं बिल्कुल अजीब सा, और उसके उनकी तरफ देखते हैं और घूर के आगे जाते हैं। भाई साहब वो विराट कोहली है, आप उनको इग्नाइट मत करिए। ये पूरी जिंदगी उन्होंने किया है, पूरी एक ऑस्ट्रेलिया टीम खा गए वो एक दौरे पे, तो इस तरीके का काम वो कर सकते हैं। आप कहीं भी नहीं स्टैंड करते। और अगर मैच में, मैं कहता हूं चलिए सीनियर जूनियर की बात छोड़ दीजिए सर, अगर आप मैच में अग्रेसिवली होते, मैच में आपने 3-4 विकेट ले ली होती, उसके बाद शायद ये काम आपने किया होता तो समझ में भी आता। कहीं से कोई विकेट मिल नहीं रही है, पार्टनरशिप लगी हुई है, मात्र 100 रन और चाहिए थे स्कोरबोर्ड पे, और आप उस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं। मतलब बहुत ज्यादा बचकानी हरकत, और बिल्कुल घूम फिर के आपकी एक ही बात सर मुझे सही लग रही है, मैच जीतना कैसे है इस बात को छोड़ के बाकी हर चीज की तैयारी पाकिस्तान कर लेता है कि विकेट मिलेगा तो सेलिब्रेशन किस तरीके से करना है, या विराट को लेके मैं घूरूंगा कैसे, या क्या स्लेज करूंगा। मैं सोच के आते हैं, ये मुझे लगता है कि ये स्लेज करना है, आज तो करके रहूंगा, नहीं मौका मिला तो जबरदस्ती बॉल फेंक के घूर लूंगा ऐसे, लेकिन करूंगा। और बिल्कुल मैच जीतने पे फोकस बिल्कुल नहीं रहता है, बाकी सारी चीजें आप इनसे करा लो। इसीलिए हालत यहां पे है कि भाई 2 मैच गवाए हुए हैं, बांग्लादेश से भी नीचे लगे हुए हैं, और नेट रन रेट की तो क्या बात ही की जाए,
माइनस 2.1 समथिंग है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, माइनस 1.087, इतना नीचे लगे हुए हैं और ये होस्ट नेशन है सर। बिल्कुल। और अबरार अहमद ने कुल कितने मैच खेले हैं पता है? 26 मैच। अगर उनके पूरे करियर को आप देख लेंगे, तीनों फॉर्मेट मिला लेंगे तो T20 टेस्ट वनडे सब तीनों फॉर्मेट मिला लेंगे, उसमें फर्स्ट क्लास भी जोड़ लेंगे तो भी 82 नहीं होंगे जितने शतक हैं विराट कोहली के। ठीक है, तो ये फर्क है। बाकी आप सोच कर सही कह रहे हैं, सोच के आते हैं कि विकेट लूंगा तो ऐसे करूंगा, ऐसे दिखाऊंगा और फिर ऐसे करूंगा, सारे इशारे कर दूंगा, लेकिन उन इशारों का क्या रिजल्ट रहा, एंड रिजल्ट क्या है, वो आपको समझ में आ रहा होगा कि एक पाकिस्तानी फैन, और सबसे ज्यादा अफसोस मुझे आयुष फैंस के लिए होता है। बिल्कुल सर, क्योंकि देखिए ये क्रिकेटर्स हैं, इनको तो पैसा मिल रहा है, ये जीते चाहे हारे, ठीक है, विज्ञापन नहीं मिलेंगे हारने पे, लेकिन पैसा तो मिल रहा है ना। वो फैंस तो पैसा खर्च करके आते हैं, उन फैंस की बदौलत ये क्रिकेट यहां पर पहुंचा है पाकिस्तान में, और उनकी कोई परवाह नहीं है। परवाह इस बात की है कि विकेट लेने के बाद एक्शन क्या करना है, एज इफ कि मैंने इस ओवर में 3 विकेट ले लिए। वो एक्शन 3 विकेट के बाद वाला था जो पहले पे ही वो करने लग गए थे। खैर चलिए, रोहित शर्मा ने क्या कहा इस जीत के बाद वो आपको बताते हैं, विराट कोहली ने क्या कहा ये भी बताएंगे आपको, लेकिन पहले बताते हैं कि रोहित शर्मा ने इस जीत को लेकर क्या कहा। हमने गेंदबाजी में शानदार शुरुआत की, हमें पता था विकेट बल्लेबाजी के लिए धीमा होता जाएगा, लेकिन हमने अपने अनुभवी बल्लेबाजों पर भरोसा किया। कुलदीप, अक्षर, जडेजा की भूमिका अहम रही। रिजवान और सऊद ने साझेदारी की, लेकिन हमने मैच को उनकी तरफ जाने नहीं दिया। भूलना नहीं चाहिए कि शमी, हर्षित और हार्दिक ने कैसी गेंदबाजी की। ये पूरी टीम की तरफ से किया गया शानदार प्रदर्शन था। हर किसी को पता है कि उनसे किस तरह के खेल की उम्मीद है। विराट को देश के लिए खेलना पसंद है, उन्होंने शानदार खेल दिखाया। बिल्कुल सही बात है। अगर आप देखें एक हाई प्रोफाइल मैच में आयुष आप टॉस हार जाएं, और जिस मैच में टॉस बहुत क्रूशियल है उस मैच में आप टॉस हार जाएं, फिर आपका सबसे मेन बॉलर अचानक उसको तकलीफ हो, उसको मैदान से बाहर जाना पड़े, आपको अपने पहले चेंज वाले बॉलर को पहले गेंदबाजी कराना पड़े, यानी बहुत कुछ ऐसा हुआ जो अप्रत्याशित था, जो बिल्कुल अचानक हुआ, जिसके लिए आप तैयार नहीं होते हैं कई बार। लेकिन रिजल्ट क्या कहता है? अंत भला तो सब भला, नंबर 1। और नंबर 2, अगर आप हार नहीं मानते हैं, अगर आप अपने रोल को जो आपको सौंपा गया है टीम मैनेजमेंट की तरफ से उस पर अगर आप मेहनत करते हैं, मशक्कत करते हैं, तो नतीजा आपकी तरफ ही आता है। बिल्कुल पूरी तरीके से, और वही चीजें होके दिखाई हैं। मतलब मैं तो कहता हूं सर कि कप्तानी भी ऑन पॉइंट थी। एज अ कैप्टन आप कभी कभी पैनिक कर सकते हैं। रोहित शर्मा की तारीफ करनी होगी कि भाई आपका मेन स्ट्राइक बॉलर जिसने पिछले मैच में 5 विकेटें ली हैं और सारे केओस को क्रिएट किया है कि भाई मोहम्मद शमी इज बैक, अचानक से 3 ओवर कराने के बाद अगर वो परेशान, और केवल 3 ओवर के बाद ही सर वो चोट लग गई थी। 7 ओवर अभी भी उनके रहते थे, उनके कोटे के ओवर कौन कंप्लीट करता, कैसे कंप्लीट होते, डेथ में कौन गेंदबाजी करता, ये सब ना सोचते हुए तुरंत हार्दिक पांड्या को लेके आए। हार्दिक पांड्या ने भी अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई। ओवरऑल बिल्कुल गेंदबाजी यूनिट की मतलब तारीफ करनी होगी कि 2 विकेट के बाद एक लंबी पार्टनरशिप जरूर बनी, लेकिन कभी भी चढ़ने नहीं दिया, लूज डिलीवरीज नहीं दी, कभी शॉट्स नहीं लगाने दिए, कभी उनको चढ़ने नहीं दिया खुद पे, बहुत ज्यादा स्ट्राइक रोटेशन नहीं हुआ, सही जगह पे सर्कल में फील्डर थे, सिंगल डबल बहुत ज्यादा नहीं लेने दिया गया। पार्टनरशिप लगी लेकिन बहुत तेजी से नहीं लगी, इसीलिए टीम इंडिया कमबैक कर पाई उस मैच में। और सर एक बड़ी छोटी सी बात है कि भाई एज अ प्लेयर आप जब क्रीज में जाते हैं, मैदान के अंदर जाते हैं, तो आपका ये काम होता है कि जब आप आउट होके वापस आए तो अगले जो बल्लेबाज आने वाले उनका काम आसान हो। लेकिन पाकिस्तान के साथ ये उल्टी फेनोमेना चलती है। उनके जो खिलाड़ी हैं वो जाते हैं इतना ज्यादा एंजॉय कर, सर मुझे ऐसा समझ में आता है ना कई बार कि जैसे हम लोग क्रिकेट खेलते हैं आपस में, मैच फीस देनी पड़ती है, हमें तो कोई स्पॉन्सर नहीं मिल रहा, हम अपने लेवल पे अगर क्लब लेवल पे क्रिकेट खेलते हैं तो मैच फीस देनी पड़ती है। कई बार क्या होता है, जो ओपनर जाता है वो सोचता है कि मैच का रिजल्ट कुछ भी हो, अगर मैच फीस देनी है तो मैं आराम से 10 गेंदे और खेल लूं, 20 की जगह 50 गेंदे खेल के आऊं आराम से। उस चक्कर में ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के प्लेयरों को भी शायद ही मैच फीस देनी पड़ती है। जो ऊपर जाता है वो पूरा समय लेके पूरी गेंदे लेके करूंगा जी, मैं तो बैटिंग करूंगा, मैं तो लास्ट तक बैटिंग करूंगा, चाहे जीत हो या हार हो, मुझे एंजॉय करना है। उसके बाद बाकी जो लोग आते हैं उन पे आते ही ये प्रेशर होता है कि भाई साहब अभी 40 ओवर हो गए, 200 भी पार नहीं हुआ है, क्या करना है, फिर शॉट लगाना शुरू और विकेटें गिरना शुरू। फिर हालत यही होती है कि 2 से 41 पे आप ऑल आउट हो जाते हैं। गेम सेंस एकदम जीरो है, और उल्टा टीम इंडिया का गेम सेंस टॉप नॉच है। किस समय किस मोमेंट पे क्या करना है, कब स्ट्रैटेजी में चेंज करना, और सबसे इंपॉर्टेंट सर जो पाकिस्तान के पास बिल्कुल नजर नहीं आया, टीम इंडिया के पास प्लान ए था, और अगर ए एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो प्लान बी था, और बी के बाद सी भी होता अगर जरूरत पड़ती तो। आई एम डैम श्योर रोहित शर्मा के पास। बिल्कुल। और देखिए आप, उन्होंने जो बात कल हम लोग लगातार कर रहे थे कि जिस पिच पर बॉल फंसकर आ रहा था, रुक कर आ रहा था, वहां पर भी वो 15 गेंद पे 20 रन बना के आए अपना। 3 चौके 1 छक्का उन्होंने लगा दिया। उन्होंने वो जो पाकिस्तान के गेंदबाजों के अंदर जो जोश और
जज्बा रहा भी होगा ना, वो उसको तोड़ कर गए। बिल्कुल। मतलब वो जब पवेलियन लौट रहे थे तब वो ये तय करके गए थे कि अब ये गेंदबाज चढ़ नहीं पाएंगे आपके ऊपर, इतना तो मैंने मार दिया है कम से कम, अब आप जाइए आराम से बल्लेबाजी स्टेटमेंट दे दिए मैंने। बिल्कुल, वो स्टेटमेंट देके गए थे। और मुझे लगता है जब आप कप्तानी की बात करेंगे आयुष, तो ये भी बात करनी चाहिए कि गावस्कर तक ये कह रहे थे कि वरुण चक्रवर्ती को इस मैच में खिला लीजिए। क्यों? क्योंकि कुलदीप यादव पिछले मैच में विकेटलेस थे, उनके पास एक भी विकेट नहीं थी। बिल्कुल। लेकिन अपने खिलाड़ी पर भरोसा करना, उसके आत्मविश्वास को चोट ना पहुंचाना। भाई कुलदीप यादव की गेंद पे कैच उछला, अगर कैच छूट गया तो इसमें कुलदीप यादव की क्या बिल्कुल, गलती है? कोई आप ये गलती क्यों नहीं। मानते हैं कि Exactly. वो विकेटलेस हैं? अपनी टीम के साथ खड़े होना, कंसिस्टेंसी पर ध्यान देना, कंटिन्यूटी पर ध्यान देना, ये सब कप्तान के, अच्छे कप्तान के ये सब लक्षण होते हैं। ये सारे लक्षण उन्होंने दिखाए। चलिए अब सुस्त बल्लेबाजी की जरा बात कर लेते हैं पाकिस्तान की, कि किस तरह से वो वनडे में टेस्ट वाली बल्लेबाजी हुई। ओपनर इमामुल हक ने 10 गेंद पे 26 गेंद पे 10 रन बनाए। उल्टा बोल दिया था मैंने, देखिए वनडे की वजह से। मैं भी शॉक हो गया हाँ, सर मुझे कि लगा इमामुल हक। नहीं, मैंने बोला ही नहीं, मुंह अपने आप रुक गया, लग गया कि नहीं गलत हो रहा है। इमामुल हक 10 गेंद पे 26 रन। सर मैं तो T20 में उनसे ना इमेजिन करूं इतना। रिजवान ने 77 गेंद पर 46 रन बनाए और बाबर आजम ने 42 गेंद पर 23 रन बनाए। अब ये आपके टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज हैं, चाहे वो इमामुल हक हो, रिजवान हो या बाबर आजम हो। अब 42 पर 23, 77 पर 46 और 26 गेंद पे 10 रन बनाने के बाद भी पूरे 50 ओवर बल्लेबाजी नहीं कर पाई पाकिस्तान की टीम। तो ये शायद दिखाता है कि किस तरह से पाकिस्तान की टीम जो है वो रस्म अदायगी के लिए मैच खेलने उतरती है और उसके जहन में वो जीतने की जो ख्वाहिश होती है, जीतने की जो चाहत होती है, वो दूर दूर तक नहीं है। अब आयुष, एक मतलब जैसे कहते हैं ना कि बहुत सारी चीजें हाथ से गई, उसमें यह भी चला गया। चलिए, चैंपियंस ट्रॉफी एक ऐसा टूर्नामेंट था, वैसे तो आईसीसी के टूर्नामेंट में भारत का पलड़ा जो भारी है वो हम सब जानते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी थी जहां पर पाकिस्तान फिर भी थोड़ा बहुत कहता था कि साहब हमारा यहां पर जो रिकॉर्ड है वो भारत से बेहतर है हेड टू हेड में। वो रिकॉर्ड बेहतर जो था वो भी खत्म हो गया, तो वो दबदबा भी अब नहीं रहा। अब तो क्या बोलेंगे, मतलब 3-2 से आगे थे, एक ही मैच से हालांकि आगे थे, लेकिन चलिए थोड़ा ही वो भी सही बराबरी आगे हो थे। गई। हाँ, वो बराबरी हो गई। अब टीम इंडिया जीत चुकी है ये मैच और आगे अब भिड़ने की उम्मीद तो नहीं नजर आती है, क्योंकि पाकिस्तान लगभग बाहर है टूर्नामेंट से। पैथेटिक है जिस तरीके से मैच खेला, जिस तरीके से कप्तानी हुई, जिस तरीके से पाकिस्तान ने गेम को आगे मतलब लेके गए। इनफैक्ट कल तो बाबर आजम थोड़े बेहतर नजर आ रहे थे, लेकिन उनका विकेट गया और उसके बाद किस तरीके से कंजर्वेटिव हो गई पाकिस्तान की टीम, बिल्कुल समझ नहीं आया। मतलब क्या बोल सकते हैं, पाकिस्तान 10 चीजों के साथ ये भी गंवा गया, रिकॉर्ड की भी बराबरी हो गई। कुछ नया नहीं है, कुछ अलग नहीं है। और पाकिस्तान क्रिकेट लगातार पिछले कुछ सालों में, हरभजन सिंह की वही बात सर याद आ रही है कि कोई मैच है ही नहीं इंडिया और पाकिस्तान के क्रिकेट में। वो एक हाइप क्रिएट हुई है बिकॉज ऑफ कि क्रिकेट के बाहर भी, क्रिकेट के मैदान के बाहर भी बहुत सारी चीजें घटती हैं और उन्हीं पे जो है वो फैंस का, चाहे दोनों देशों का, सबकी नजरें टिकी रहती हैं कि भाई मैदान में जब दोनों टीमें एक साथ, क्योंकि मुझे नहीं लगता है क्रिकेट के अलावा या स्पोर्ट्स के अलावा कोई ऐसी जगह है जहां पे ये दोनों कंट्रीज साथ में आती हैं और रिप्रेजेंट करती हैं अपने अपने कंट्रीज को एक प्लेटफॉर्म पे। क्रिकेट एक ऐसा एक जगह है जहां दोनों देशों में खूब पसंद किया जाता है और फैंस कितने ज्यादा डिसअपॉइंटेड थे। लेकिन एक चीज देखने में अच्छी क्या लगी सर, कि कल एक वीडियो सामने आया, पाकिस्तान में एवरीबडी वॉज विशिंग कि विराट कोहली की सेंचुरी हो और वहां पे ताली बजने लगी विराट कोहली की सेंचुरी के बाद और हूटिंग हो रही थी और प्रेज किया जा रहा था कि कोहली ने मतलब कमाल की बैटिंग की है। मतलब ये होती है वर्ल्ड क्लास चीजें। मैं नहीं कहता हूं कि बाबर आजम अच्छे खिलाड़ी नहीं है, लेकिन अगर शायद बड़े मैचेस में वो रन करते या दिखाते करके अपनी वो क्लास दिखाते बड़े मैचों में, तो इंडिया में भी उनके फैंस होते ओवरऑल। सर मैं कह रहा हूं पॉन्टिंग ने कितनी सारे शतक इंडिया के खिलाफ लगाए, लेकिन आज भी इंडिया में कितने फैंस हैं जो ये कहते हैं कि भाई पॉन्टिंग एक प्लेयर थे, कमाल के प्लेयर थे। क्रिस गेल, बहुत सारे, एबी डिविलियर्स, इंडिया के खिलाफ कितने रन बनाए हैं, लेकिन तब भी इन लोगों के फैंस हैं। वैसे ही विराट कोहली के पाकिस्तान में फैंस हैं। लेकिन बाबर आजम को लेके इतना जो कंपेयर करते हैं कि बाबर वर्सेस विराट, ये सारी चीजें मुझे लगता है कि जब शायद रन बनाते, खुद को बड़े स्टेज पे कभी साबित करते, तो शायद उनके लिए भी भारत में तालियां बजती कि वाह भाई बाबर आजम वेल प्लेड। लेकिन वो काम शायद कभी किया ही नहीं है, तो फैंस क्या बनेंगे उनके। बिल्कुल, और ऐसा नहीं कि पाकिस्तान के प्लेयर्स को हिंदुस्तान में मोहब्बत ना की जाती हो, और या उल्टा कह लें कि भारत के प्लेयर्स को वहां ना की जाती हो। ये तो पाकिस्तान क्रिकेट की प्रॉब्लम ही यही है ना कि वहां जो बयान वीर हैं, जो हर दूसरे दिन आकर कोई नया नया बयान देते हैं,
बाबर आजम ने शायद कभी नहीं कहा होगा कि मेरी तुलना विराट कोहली से कीजिए। बिल्कुल। बाबर आजम एज अ क्रिकेटर जानते हैं बड़ी अच्छी तरह से कि विराट कोहली क्या कुछ अचीव कर चुके हैं। Exactly. और वो खुद कहां पर खड़े हैं, यानी बाबर आजम कहां पर खड़े हैं। ये तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और उसके चंद मेंबर्स, पुराने कुछ प्लेयर्स, ये खामखा की एक डिबेट थी, कहीं आमना सामना ही नहीं है। वही जो थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे ना कि अबरार अहमद जो इशारे कर रहे थे, क्या उनको पता नहीं था कि मेरे पास अभी कुल जमा 26 इंटरनेशनल मैच हैं और मेरे सामने विराट कोहली खड़ा हुआ है जिसने 82 जो शतक लगा चुका है, 80 शतक तो 81 शतक उस वक्त तक लगा चुके थे वो। तो ये फर्क होता है, इस फर्क को सम्मान करना चाहिए और तभी आप शायद बड़े खिलाड़ी भी बनते हैं। चलिए, मोहम्मद रिजवान ने क्या कहा उनकी बात भी सुन लेते हैं, क्योंकि हारे हुए कप्तान हैं और ना सिर्फ हारे हुए हैं बल्कि उनकी तो टीम की लगभग छुट्टी हो चुकी है। हम टॉस जीते लेकिन उसका फायदा नहीं मिला। हम 280 रन तक जाना चाहते थे लेकिन उनके गेंदबाजों ने बीच के ओवरों में अच्छा प्रदर्शन किया। जब मैं और सऊद बल्लेबाजी कर रहे थे, हम अंत तक ले जाना चाहते थे लेकिन हमारा शॉट सिलेक्शन गलत था और उसका नुकसान हुआ, इसीलिए हम 240 तक ही सिमट गए। अबरार ने हमें विकेट दिलाई लेकिन कोहली और गिल ने हमसे मैच छीन लिया। हमें फील्डिंग में सुधार करना होगा। इस मैच में हमने कई सारी गलतियां की हैं, हमें उन्हें सुधारना होगा। अब ये जो कह रहे हैं कि हम 280 रन तक जाना चाहते थे, तो वो क्या चाहने भर से हो जाएगा? वो एग्जीक्यूट करते तो कोई दिखाई नहीं दिया मुझे। सर मैं तो कह रहा हूं अगर चाहना ही 280 तक चाहते थे तो फिर 240 मिल गया, आपको खुश रहना चाहिए। सही बात। बचपन में जब मैं पढ़ता था तो मुझे पिताजी ने कहा था कि अगर तुम 90% लाने का ट्राई करोगे तो 70-80 पे पहुंच जाओगे, 100% की ट्राई करो तब तुम 90 प्लस जा सकते हो, 85 प्लस जा सकते हो। तो भाई वही चीज है। अगर आप शायद 320, 325, 330 रन के आसपास ट्राई करते, 300 एटलीस्ट ट्राई करते, तब शायद आप 270-80 तक जाते और यू नेवर नो, हो सकता है कि आपके गेंदबाजों का कॉन्फिडेंस अलग नजर आता। हालांकि बहुत ज्यादा फर्क पड़ता नहीं तब भी, लेकिन फिर भी मैच में एक जान बची रहती। लेकिन जब आपने सोचा ही 280 का है तो उसके बाद भाई होगा। और सर मैं कहता हूं कि रिजवान जिस तरीके से खेल रहे थे, सऊद शकील फिर भी बेहतर खेले। उनके स्ट्राइक रेट को अगर मैं देखूं तो उनका स्ट्राइक रेट फिर भी आपको समझ में आता है 81.58, लगभग 82 का। लेकिन रिजवान जिस तरीके से डिफेंसिव हुए, मतलब ऐसी बेहतरीन टेस्ट इनिंग मैंने कभी नहीं देखी। बस गलती ये हो गई कि ओडीआई क्रिकेट में आ गई और मात्र 59.74 की स्ट्राइक रेट, मतलब 60 की स्ट्राइक रेट से तो आजकल सर मुझे लगता है टेस्ट क्रिकेट में लोग रन बना देते हैं, आराम से बनाते हैं और उससे ज्यादा ही बना देते हैं अगर पंत और बाकी रोहित शर्मा जैसे बल्लेबाज हो तो। और 60 की स्ट्राइक रेट से आप वनडे क्रिकेट में खेल रहे हैं। आपकी अप्रोच देख के कहीं से नहीं लगा कि आप 280 टारगेट कर रहे हैं। साफ नजर आया कि आप बस बैटिंग एंजॉय करने के लिए, विकेट ना गंवाने के लिए खेल रहे हैं। आपके पीछे एक ये सोच है कि मैं अगर जल्दी आउट हो गया तो इस बड़े मैच में, तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में वो चीजें चल रही थी। वैसी बैटिंग आपने की और टीम को मझधार में अगर वाकई में किसी ने फंसाया है तो कप्तान मोहम्मद रिजवान ने फंसाया है सर। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अब होगा क्या पाकिस्तान का? भाई आप बाबर आजम को कप्तानी से आपने हटाया, उसके बाद फिर एक मैच के लिए शाहीन शाह अफरीदी भी बीच में कप्तान बने, फिर बाबर रिजवान को आपने कप्तानी दे दी। वो जो मोहसिन नकवी साहब हैं जो बीच बीच में कहते हैं कि मैं सर्जरी करूंगा, मैं काट छांट करूंगा, अब क्या करेंगे? मतलब अब क्या अभी से ही ये माना जाए कि चैंपियंस ट्रॉफी खत्म होते होते आपको पता चलेगा कि साहब मोहम्मद रिजवान भी कप्तान नहीं है, कोई और कप्तान बन गया? सर बिल्कुल, बहुत बहुत अजीब चीज है और बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके की अप्रोच के साथ गए, हालांकि मुझे लगता है कि रिजवान के साथ अभी ये स्टिक करेंगे। जिस तरीके की पाकिस्तान के क्रिकेट रही है, जैसा डिसीजन मेकिंग उनकी रही है, अभी वो स्टिक करेंगे रिजवान के साथ। लेकिन बिल्कुल कैप्टन मटेरियल नहीं नजर आते हैं, एक मोटिवेशनल स्पीकर ज्यादा नजर आते हैं, लेकिन ग्राउंड पे जब खुद से लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट वाला काम करना होता है तो कुछ भी नजर नहीं आता है। मुझे लगता है कि अगर हारना ही है तो यंग टीम को भेजिए और यंग टीम हारेगी, 1-2 साल में सीखेगी और फिर परफॉर्म करके देगी। जब भी आपने, मैं बार बार अपनी बात पे आऊंगा, 2009 में जब आप जीते यंगस्टर्स थे टीम में, 2017 जब आपने इंडिया को फाइनल में हराया, सर मोहम्मद आमिर कितने यंग थे, सरफराज अहमद की पहले कैप्टनसी टेन्योर था, वो सरफराज अहमद का यंग कैप्टन था। उसके अलावा बाकी खिलाड़ी भी थे जो काफी यंग थे। उस यंग ब्लड के साथ ही आपने वो मैच जीता था, क्योंकि यंग ब्लड के साथ जोश ज्यादा होता है। और अगर ऑन अ गिवन डे वो अपना परफॉर्म किए, फखर जमान की वो पहली बड़ी पारी थी, उसके पहले फखर जमान ने कोई बहुत तोप काम नहीं किया था वर्ल्ड क्रिकेट में। फखर जमान ने वो स्टेटमेंट दिया अपने आने का वर्ल्ड क्रिकेट में उस शतक के बाद। तो कहीं ना कहीं यंगस्टर्स को दोबारा से लाइए आप। मतलब मैं कहता हूं सर 2019 वर्ल्ड कप, 2021 चलिए T20 वर्ल्ड कप, 2022 की बात कर लें, 2023 का वर्ल्ड कप देख लीजिए, चैंपियंस ट्रॉफी देख लीजिए सर, 5-6 टूर्नामेंट ये टीम लगभग मोर और लेस जो न्यूक्लियस है टीम का, सेम न्यूक्लियस के साथ खेल चुके और लगातार फ्लॉप हुए, बुरी तरीके से फ्लॉप हुए हैं, एशियन कंडीशंस में भी फ्लॉप हुए हैं। तो
अब मुझे लगता है कि वाकई में सर्जरी की जरूरत है। इन सीनियर खिलाड़ियों को दीजिए आराम, बोलिए कि आप जाके टेस्ट खेलिए, टेस्ट टीम का हिस्सा बनिए और यंगस्टर्स को व्हाइट बॉल क्रिकेट में मौका दीजिए, जहां पे अगर आप हारेंगे भी तो कम से कम वो कुछ सीखेंगे और 1-2 साल में इतने परिपक्व मैच्योर हो जाएंगे कि वो आगे आने वाले मैचेस में परफॉर्म करके रिजल्ट्स आपको देंगे एटलीस्ट। सैम अयूब एक बहुत अच्छे टैलेंट है इनके, जो छोटे लोग हैं, अनफॉर्चुनेट था, वरना वो जब खेलते हैं तो उनको ओडीआई क्रिकेट की थोड़ी समझ भी नजर आती है और बहुत अच्छे स्ट्राइक रेट से भी खेलते हैं, सेटल हो जाते हैं। फखर जमान पुराने खिलाड़ी हैं, लेकिन अगर वो रहते तो शायद इतना डिफेंसिव तो कभी नहीं खेलते। अगर फखर जमान में गारंटी लेता हूं 77 गेंदे खेल जाते तो जरूर वो 75, 80, 85 रन तो बना ही दिए होते। तो ये डिफरेंस है सर इन पुराने खिलाड़ियों के साथ और जो वाकई में व्हाइट बॉल क्रिकेट के एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ। बिल्कुल, और मुझे लगता है जो आप टीम में बदलाव की बात कर रहे हैं ना, उसके साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अपने अप्रोच में भी बदलाव लाना होगा। इच्छा शक्ति दिखानी होगी कि हमको अपनी टीम से अच्छे परफॉर्मेंस की जरूरत है। दुनिया भर की राजनीति, दुनिया भर की उठापटक, जोड़ तोड़ जो है वो बाद में करेंगे। पहले कम से कम अपनी टीम को इस तरह से मेंटली तो प्रिपेयर करें कि वो जाके बड़े टूर्नामेंट्स में अच्छा करें, वरना बार बार शर्मसार होना पड़ेगा। और इसका नुकसान जो होगा वो यही होगा ना कि अगर एक बार आपका जो फैन बेस है क्रिकेट को लेकर, जो दीवानगी है, वो दीवानगी अगर खत्म हो गई, अगर ये एक फीलिंग आ गई कि अब इस टीम को फॉलो करने का फायदा ही क्या, ये तो हारती ही है, तो फिर वो फैंस दोबारा लेकर आना, उन फैंस को वापस स्टेडियम तक लेकर आना बहुत 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 मुश्किल। और सर क्रिकेट ही इकलौता गेम है जो वहां पे अब खेला जाता है, बाकी खेल तो ध्वस्त हो चुके हैं। बिल्कुल, इसीलिए शायद पाकिस्तान के क्रिकेट टीम में बदलाव की जरूरत है, तो उस बदलाव की जरूरत वहां के बोर्ड में भी है। विराट कोहली पर आ जाते हैं। विराट कोहली की बात हम लगातार शो में कर रहे थे कि आपको बताएंगे कि उन्होंने क्या कहा, तो पहले तो आपको ये दिखा देते हैं कि इस शानदार शतक के बाद उन्होंने कहा क्या है, फिर उस पर बातचीत करेंगे। शानदार शतक जड़ा विराट कोहली ने, उनका कोट प्लेट दिखा दीजिए क्या कह रहे हैं वो। अपडेट हम फिर बाद में दिखा देंगे। एक अहम मैच में इस तरह बल्लेबाजी करना अच्छा लगता है जब सामने सेमीफाइनल हो। रोहित के आउट होने के बाद मेरी जिम्मेदारी तय थी, मुझे बीच के ओवर में नियंत्रण रखना था, स्पिन और तेज गेंदबाजों के खिलाफ हमें जोखिम नहीं लेना था। मैं वनडे में इसी तरह खेलता हूं, मुझे खेल की ठीक ठाक समझ है और मैदान के बाहर चल रही बातों से मैं खुद को दूर रखता हूं। ये आउटसाइड नॉइज जो होता है, जिसमें कई बार लोग कहते हैं कि विराट कोहली का करियर जो है अब वो आखिरी दौर में है या अब उनको सोचना चाहिए। हम लोग लगातार ये बात कर रहे थे कि ये चैंपियंस ट्रॉफी रोहित शर्मा और विराट कोहली के लिए बहुत अहम रहने वाली है। यहां पर किस तरह की परफॉर्मेंस रहती है, शायद इससे तय होगा कि अगले कुछ वर्षों तक वो क्या करने वाले हैं। आईसीसी के टूर्नामेंट्स में वो कब तक अभी रहना चाहते हैं, वनडे फॉर्मेट कब तक, टी20 छोड़ चुके हैं वो, वनडे फॉर्मेट में कब तक रहना चाहते हैं, या फिर वो टेस्ट कब तक खेलना चाहते हैं। शतक आया है और इसकी झलक अगर आप देखें आयुष, तो इंग्लैंड के खिलाफ आखिरी मैच में जो हाफ सेंचुरी थी उसमें भी लग गया था कि हाँ अब वो उस जोन में आ गए हैं। और ये जो पारी थी, मतलब इस पारी की सबसे बड़ी बात 2.5 घंटे बल्लेबाजी की और ये मेहनत से बनाया गया शतक है। ये शतक ऐसा नहीं है कि आप गए और आपके सामने कोई एक कमजोर टीम थी और आपने धड़ाधड़ आसमानी शॉट्स लगाए और रन बटोर लिए। यहां आपके सामने मुश्किल विकेट थी, दबाव था। चलिए गेंदबाजी में मैं कहूंगा कि हाँ कोई इतनी हाई प्रोफाइल गेंदबाजी नहीं हो रही थी, लेकिन दबाव था। पाकिस्तान की टीम थी, एक सेमीफाइनल की बर्थ आपको दिख रही थी, आपकी टीम को आपसे रन चाहिए थे और सिर्फ शायद 7 चौके लगाए उन्होंने। बिल्कुल, उसके 7 चौके मतलब 28 रन, यानी इसके अलावा आपने 72 रन सिंगल डबल लेकर बनाए। मतलब ये दिखाता है कि इस शतक की क्या भूमिका है और विराट कोहली एज ए बैट्समैन कितने मैच्योर हैं। सर कहने की जरूरत भी नहीं है। वही आप ही की बात पे आते हैं। केवल 7 चौके हैं, 28 रन, बाकी रन दौड़ के लिए गए हैं। उसके बावजूद आप स्ट्राइक रेट खोल के देखिए 90.09। मतलब मोहम्मद रिजवान को शायद सीखना चाहिए किस तरीके से ओडीआई फॉर्मेट में बल्लेबाजी की जाती है। सिंगल लगातार लेते रहेंगे, डॉट बॉल नहीं करेंगे, बीच में ऑड बाउंड्रीज लगाते रहेंगे। यही एक बेसिक टेम्पलेट होता है मिडिल ओवर्स में खेलने का ओडीआई क्रिकेट में। 28 रन केवल चौके से आए हैं और उसके अलावा सारे सिंगल और डबल हैं। उसके बावजूद अगर मतलब 90 का स्ट्राइक रेट, या तो रोहित शर्मा ने 15 गेंदों में 20 रन बनाए 133 के स्ट्राइक रेट पे। उसके बाद मैं देख पा रहा हूं शुभमन गिल ने भी अच्छा, शुभमन गिल ने ऑलरेडी 7 चौके लगा दिए थे अपने 42 रन की पारी में, 46 रन की। उसके बाद भी उनका 88.46 का स्ट्राइक रेट है। श्रेयस अय्यर जो मिडिल ओवर्स में तेज खेलने के लिए जाने जाते हैं, उनकी स्ट्राइक रेट भी 83.58 की है। और हार्दिक पांड्या ने 6 गेंदों में 8 रन बनाए 133। विराट कोहली ने ऐसा कभी लगा ही नहीं कि वो बहुत ज्यादा तेज खेलने के लिए जा रहे हैं, बहुत कुछ अलग कर रहे हैं, बहुत अतरंगी कर रहे हैं, बैक टू बैक 3-4 चौके लगा दिए हो किसी ओवर में, ऐसा हुआ ही नहीं पूरे मैच में। उसके बाद भी अंत में देखिए आप 90 की स्ट्राइक रेट से आपने 100 रन बना दिए 111 गेंदों में। मतलब ये होता है कमाल। विराट कोहली जैसा प्लेयर सर वो आते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट ये है किस तरीके से
रोहित शर्मा जब रन बनाते हैं तो ये समझ में आता है कि रोहित शर्मा रन बना रहे हैं, बड़े शॉट्स लगा रहे हैं, दिखता है, उनके रन्स दिखते हैं। लेकिन विराट कोहली जब रन बनाते हैं तो समझ में, बिल्कुल समझ से परे कि मतलब विराट कब रन बना के निकल जाते हैं, आपको कभी दिखता ही नहीं है कि विराट ने रन बनाया है। एफर्टलेसली धीरे धीरे अपनी पारी को आगे बढ़ाते बढ़ाते कब वो 50 तक पहुंचे, 50 से धीरे धीरे कब वो 80 पे पहुंचे और 80 से कब 100 पे पहुंच गए, आपको पता नहीं चलेगा। सामने वाले बल्लेबाज जो हैं वो रन बनाते जाएंगे। इनफैक्ट कल के पूरे मैच की हाईलाइट अगर आपको मैं बाउंड्रीज के लिहाज से बोलूं, जो मैच देखने के बाद आप अगर हाईलाइट की तरफ जाएं तो उसमें केवल चौके छक्के दिखाए जाते हैं, आपको सिंगल डबल की हाईलाइट नहीं कटती है यूजुअली। अगर आप हाईलाइट देखें, स्टार्टिंग में रोहित शर्मा के शॉट्स आते हैं, फिर शुभमन गिल अच्छी अच्छी ड्राइवें लगाते हैं, फिर आप देखेंगे श्रेयस अय्यर ने चढ़ के कुछ शॉट्स लगाए थे, पुल वगैरह किया था, उसके बाद आपको हार्दिक पांड्या का एक आधा शॉट नजर आएगा, बीच में एक आधा विराट कोहली के शॉट्स नजर आएंगे। पूरी हाईलाइट अगर मैच की काटी जाए सर तो टेक्निकली, लेकिन आप देखेंगे कि सबसे बेहतरीन स्ट्राइक रेट उस खिलाड़ी की है और सबसे इंपॉर्टेंट पारी उस मैच में उस खिलाड़ी ने खेल दी, और कहां से वो सिंगल डबल कब लिए और कब वो सेंचुरी तक पहुंच गए ये समझ में ही नहीं आया। आप मैच लगातार देखते रहे लेकिन फिर भी आपको ये पता नहीं चला कि विराट कब वो रन बना के चले गए। ये खास बात है इस खिलाड़ी की। वनडे फॉर्मेट तो मुझे लगता है कि सर विराट कोहली के लिए ही बना है, और इनसे बड़ा गोट प्लेयर वनडे क्रिकेट में तो है ही नहीं कोई, क्योंकि रन चेस की जब बात होती है, कैलकुलेटिव माइंड की बात होती है कि कब किस किस स्पीड से मैच को आगे लेके जाना है। और मैंने देखा खुशदिल वगैरह जब पार्ट टाइमर्स इनके आए, बिना रिस्क लिए कोई चौका छक्का नहीं गया, लेकिन मेक श्योर किया कि 6 गेंद पे 6 सिंगल जरूर आ जाए। बिल्कुल 6 रन आ गए ओवर से काम खत्म हो गया। आप चेस कर रहे हैं 241 242 का टारगेट है, उस तरीके की बल्लेबाजी है। मतलब मैं तो कहूंगा कि बहुत सारी टॉप क्लास पारियां खेली हैं, ये उनमें से एक है, क्योंकि आप काउंट नहीं कर सकते हैं इतनी टफ कंडीशन पे विराट कोहली ने रन बनाए हैं, जिसने 82 शतक अपने करियर में लगा लिए हों। आप शायद उससे ऐसी ही पारी की उम्मीद करते हैं और ज्यादा आलोचना करनी बनती नहीं है। एक बार फिर उन्होंने दिखा दिया। और बाय द वे आपको याद दिला दूं, 48वां शतक वर्ल्ड कप के दौरान आया, 49वां शतक वर्ल्ड कप में आया, 50वां शतक वर्ल्ड कप में आया, और अब 51वां शतक ओडीआई में जो है वो भी आईसीसी के चैंपियन। मतलब आईसीसी का इवेंट, पिछले 4 शतक केवल बड़े इवेंट में ही आए हैं। अब आप सोच लीजिए कि बड़ा प्लेयर कौन है, और क्या वाकई में ये स्टेटमेंट देना बेहतर है कि विराट कोहली को रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। मुझे लगता है अभी बहुत सारी क्रिकेट बाकी है। इनफैक्ट रोहित शर्मा में भी जिस तरीके से दोनों खेलते हैं, दोनों की जरूरत है। और सर 2.5 घंटे क्रीज पे डटे रहना, शुभमन गिल को थोड़ी सी हैमस्ट्रिंग की प्रॉब्लम हो गई, कुछ देर वो रुके थे क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा थी। और ये खिलाड़ी जिसने 101 गेंदें खेली, 2.5 घंटे क्रीज पे लगा रहा, 28 रन चौके छक्कों से बनाए, उसके अलावा सारी चीजें सिंगल डबल के साथ आई, उसके बावजूद जिस तरीके से दौड़े हैं, एक बार भी फिजियो इनके लिए नहीं आया। और फिर घूम फिर के रोहित शर्मा की वही बात याद आती है। उन्होंने एक बार किसी इंटरव्यू में कहा था कि भाई विराट कोहली से क्या सीख सकते हैं आप, अगर यंगस्टर से पूछा गया उनसे, उन्होंने कहा कि एक चीज सीख सकते हैं, इतने लंबे करियर में कभी एनसीए नहीं गए, रिहैबिलिटेशन के लिए नहीं गए वो विराट कोहली। ये होती है फिटनेस सर। शायद इसी तरीके के सिचुएशन के लिए खुद को तैयार करते हैं, डे इन डे आउट प्रैक्टिस करते हैं, और वो मेहनत रंग लाई है। बिल्कुल। और मुझे तो लग रहा है जो बात हम लोग लगातार कर रहे थे इस मैच से पहले या चैंपियंस ट्रॉफी से पहले, कि रोहित शर्मा ने एज अ कैप्टन ये कहा है टीम में, या एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई है कि 2023 का वर्ल्ड कप जो था ना, हम हार गए भले ही, लेकिन बेंचमार्क वही था, हमको परफॉर्मेंस वैसे ही करनी है। वहां पर जो अंडरस्टैंडिंग थी, और बात विराट कोहली ने कही भी, वही अंडरस्टैंडिंग से चलना है कि मैं जाऊंगा, मैं तेज गति से रन बनाऊंगा, जितनी देर तक मैं रहा मैं चौके छक्के लगाता रहूंगा, वो 30 रन बनाऊं, 40 बनाऊं, 50 बनाऊं, 70 बनाऊं, इंटेंट वही होगा। मैं 100 के लिए या 50 के लिए नहीं जाऊंगा। लेकिन अगर किसी मैच में मैं सिंगल डिजिट में आउट हो गया या मैं 15-20 पर आउट हो गया, तो विराट कोहली तुरंत अपना वो शीट एंकर का जो रोल है उसमें आ जाएंगे और फिर पूरे मैच को अपने साथ चलाएंगे। आप देखिए वर्ल्ड कप में बिल्कुल यही हो रहा था, और इस मैच में भी यही हुआ। और बात विराट कोहली ने कही भी कि रोहित के आउट होने के बाद मुझे मिडिल ओवर्स को कंट्रोल करना था। ये अंडरस्टैंडिंग अगर भारत के 2 सबसे सीजन्ड प्लेयर्स, सबसे बड़े मैच विनर्स में रहे, तो निश्चित तौर पर फिर वही वाली बात, जीतना हारना मैच का नतीजा क्या होगा ये बात की बात है, लेकिन एक मैच में प्रोसेस जीत का जो होना चाहिए, इससे खूबसूरत, इससे शानदार, इससे प्रैक्टिकल प्रोसेस नहीं हो सकता है। चलिए अब रहेगी हमारी नजर पाकिस्तान का क्या हाल होता है, पाकिस्तान बनी रहती है या फिर अपने घर में ही उसको ताला बंद करके कहीं जाना पड़ता है, वो देखना होगा। क्योंकि अगर बाहर हो गए तो इससे मतलब बाहर होने की अब ज्यादा औपचारिकता भरी रह गई है, लेकिन वो बड़ी खबर होगी, उस पर हमारी नजर रहेगी। साथ ही चैंपियंस ट्रॉफी में बाकी मैचेस में भी जो अपडेट्स हैं वो भी आपको बताएंगे, आपको अपडेटेड रखेंगे। ये हमारा पूरा प्रयास है और हम इस पर कोशिश करेंगे कि आपकी उम्मीदों पर खरे उतरे। खैर फटाफट आपको सब्सक्राइब कर लेना है स्पोर्ट्स 9 को, और अभी आप इस शो में जुड़े इसके लिए मेरी तरफ से, आयुष की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया और आभार।